दोस्तों ऑब्वियसली आइजैक न्यूटन ने हमें इस यूनिवर्स को देखने और समझने का एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन उनके दिए गए रूल्स में कुछ दिक्कतें भी हैं, जिसमें से एक बड़ी दिक्कत ये है कि वो सिर्फ दो चीजों पर ही वर्क करता है, जैसे कि मून या अर्थ या तो सन या अर्थ। लेकिन अगर इसके अंदर हम 3 ऑब्जेक्ट्स को रख लें तो ये चीज काम नहीं करेगी। लेकिन रियलिटी तो यही है कि हमारा स्पेस इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को ही देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट पर हर वक्त हजारों ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी का असर पड़ता है। तो क्या आइजैक न्यूटन की 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? और क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का कोई ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकता है? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस, 2009 में फ्रांस के 2 साइंटिस्ट जैक लेस्कर और माइकल गैस्चिनो, जो कि ऑब्जर्वेटरी दे पेरिस के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि आखिर आज से 500 साल बाद हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी। जिसके लिए उन्होंने पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज किया और उसमें 2500 सिमुलेशंस बनाई, जिसमें से 99% सिमुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन 1% हमारे सोलर सिस्टम के एंड की ओर इशारा कर रही थी। एक सिमुलेशन में मार्स हमारी धरती के काफी करीब से गुजरता है और 5 सिमुलेशन तो ऐसी भी थी जिसमें हमारे इनर प्लैनेट्स हमारे सूरज से टकरा जाते हैं। तो क्या फ्यूचर में हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा? और क्या हमारा सोलर सिस्टम हमें जितना लगता है उतना स्टेबल नहीं है, या फिर ये सब केवल किसी एरर की वजह से आ रहा है? देखिए, इस सब के पीछे कोई एरर नहीं बल्कि फिजिक्स है। अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के जंजाल में फंसे हुए होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को एन बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए, साल 1687 में आइजैक न्यूटन एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। अब देखिए, लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए, आइजैक न्यूटन की इस बुक ने फिजिक्स की पूरी दिशा को ही बदल दिया। पहले जैसे कि फिजिक्स की मदद से हम स्पेस को एक बहुत ही पेचीदी सी जगह मान रहे थे, अब हमें पता चलता है कि ये सब तो एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं वो सब कुछ रूल और रेगुलेशन के अंदर ही रिलाई करते हैं। अब वैज्ञानिकों के लिए प्लैनेटरी स्टडी करना काफी ज्यादा इजी हो चुका था, क्योंकि अब अगर उन्हें प्लैनेट की करंट लोकेशन दी जाती थी और मोशन के बारे में बता दिया जाता था तो वो उसके फ्यूचर के पोजीशन के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते थे। लेकिन न्यूटन का ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने साथ एक लिमिटेशन भी लाया था, क्योंकि ये केवल एक ही सिनेरियो में काम कर सकता था, जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में बंधे हुए हों। जैसे कि अगर हम अर्थ और सन को ले लें तो उसके टाइम और मोशन की वजह से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि उसकी फ्यूचर की जो पोजीशन है वो कहाँ होगी। लेकिन अगर हम इसी में एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, यानी कि मून को भी ले आए, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा और इन तीनों ऑब्जेक्ट की प्रिडिक्शन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसकी कोई सिंपल सी वजह मौजूद ही नहीं है जिस कैलकुलेशन की मदद से हम इन तीनों का प्रिडिक्शन कर पाए। इसी चीज को द 3 बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं। अब ये 3 बॉडी प्रॉब्लम एन बॉडी प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है। अब इस 3 बॉडी प्रॉब्लम में हम 3 ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर चलते हैं, लेकिन एन बॉडी प्रॉब्लम में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एक साथ ही कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब सोलर सिस्टम में धरती है, लेकिन धरती पर केवल सूरज का ही ग्रेविटेशन नहीं पड़ रहा है। मार्स, जुपिटर, वीनस, मरकरी और यहाँ तक कि कुआइपर बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स भी उसके साथ कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन रिलेशनशिप तो रखते ही हैं। और यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के भी ऑब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं ग्रेविटी से हमारा रिलेशनशिप रखते हैं। लेकिन आइए इस चीज को और कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए केवल 3 बॉडी प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हम सूरज और अर्थ की पोजीशन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से काफी आसानी से इस चीज को कर पाएंगे, जिसमें हमें कोई एक सिंपल सी इक्वेशन या फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगी, जिसको सॉल्व करने के बाद हम आसानी से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन का अगर बहुत ही इजी वे में सोल्यूशन निकाला जा सके तो हम उसे एनालिटिक सोल्यूशन कहते हैं। अब इसीलिए अगर हम इन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करें तो हमें एनालिटिक सोल्यूशन काफी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट यानी कि मून की एंट्री करा दें तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि आज से कई सालों पहले हेनरी रिच और हेनरी प्रिम्बियूस का कहना था।
अब इन दोनों लोगों का कहना था कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सच नहीं थी, क्योंकि इन दोनों के 100 सालों पहले ही ये कोशिश की जा चुकी थी कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जैसे कि साल 1767 में स्विस मैथमेटिशियन इयोन हार्ड न्यूलर ने किया था, जिसमें वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में। इनका कहना था कि अगर हम तीनों बॉडीज को एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में रख के सीधी लाइन में, तो इस चीज को करा जा सकता है। और इसके 5 साल बाद इटालियन मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लग्रेंज ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब इनके हिसाब से अगर तीनों ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो, तो उनका सोल्यूशन ढूंढना काफी इजी हो जाता है। तो अगर हम यूलर और लग्रेंज दोनों के ही सोल्यूशन को कंबाइन कर दें, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव में तीसरे ऑब्जेक्ट 5 पॉइंट्स पर रह सकते हैं, और इन 5 पॉइंट को हम लग्रेंज पॉइंट कहते हैं। और लग्रेंज पॉइंट पर हमारा आदित्य L1 भी लोकेटेड है, जिसके बारे में मैंने पहली वीडियो बना रखी है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बार गौर से सोचिए कि अगर ये लग्रेंज पॉइंट पे ना होता, तो क्या ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये सही से काम ही ना कर पाता और थ्री बॉडी प्रॉब्लम के झांसे में आ जाता। अब इस चीज पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड थ्री बॉडी प्रॉब्लम। अब इसमें होता यह है कि दो ऑब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव में अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका मास उन दोनों के कंपैरिजन में ना के बराबर है, तो उसे हम नेग्लेक्ट कर भी चल सकते हैं और नियरली एक परफेक्ट सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम जुपिटर और सन को ले रहे हैं और उसके बीच में धरती को रख रहे हैं, तो हम धरती को नेग्लेक्ट कर चल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही होता है। लेकिन अगर हम धरती के जगह वहीं पर सैटर्न को रख दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा, या फिर तो किसी साइज या पोजीशन की वजह से ही थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन साल 2000 में फ्रेंच मैथमेटिशियन एलन शैनी और रिचर्ड मोंटेजर्मी, इन दोनों ने ही थ्री बॉडी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाया। अब इन दोनों ने कहा कि अगर तीनों ऑब्जेक्ट एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उनके मूवमेंट को भी हम एक ट्रायंगल के शेप में लेकर चलेंगे, तो उस ट्रायंगल का शेप और ओरिएंटेशन लगातार बदलता रहेगा। और अगर हम ट्रायंगल के इसी मूवमेंट को स्फीयर में मैप कर देते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये भले ही थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन अगर ट्रेडिशनल तरीके से इसे कंपेयर किया जाए, तो ये थोड़ा सा इजी हो सकता है। और इसकी मदद से हम एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्यूरेट सोल्यूशन हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए हम इंडिविजुअल सोल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें होगा ये, जो भी रूल्स हमें दिए हैं आइजैक न्यूटन ने, उन्हीं का इस्तेमाल कर हम तीनों बॉडीज का एग्जाम्पल लेते हैं। उन तीनों बॉडीज को अलग अलग कर उनके मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अर्थ, सन और मून को लें, तो पहले हमें सन और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को कैलकुलेट कर लेना चाहिए, उसके बाद अर्थ और मून, और उसके बाद सन और मून का। इसके बाद हम एक रफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस छोटे छोटे चीजों में बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से हम इसे आसानी से सॉल्यूशन ला सकते हैं। इस चीज को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब देखिए, ऐसे तो हर एक ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशन पड़ती है, तो इसके लिए कैलकुलस में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक अलग अलग इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो हमारे बस की ही नहीं रह जाएगी सोल्यूशन को निकाल पाना। लेकिन आज हमारे पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो कि n बॉडी सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं सिमुलेशन की मदद से। लेकिन कभी कभी वो इफ और बट की लड़ाई में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हमें कुछ ऐसे सोल्यूशंस निकाल कर दे देते हैं जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम जैक लेस्कर और माइकल गैस्चिनो की ही उस सिमुलेशन को लें, इनमें से कुछ सोल्यूशन में उन्होंने थोड़ा ही बहुत सही, लेकिन मर्क्यूरी की पोजीशन को अल्टरनेट जरूर किया था। और हमारे सोलर सिस्टम के एंड की जो सिमुलेशन हमें मिले थे वो 1% वाले, उनकी भी वजह यही मर्क्यूरी का अल्टरनेशन ही था। तो क्या ये भी सच है कि हमें थ्री बॉडी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है उसे निकालने की जरूरत ही नहीं है? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। जब आइजैक न्यूटन ने ये रेवोल्यूशन लाया था, तब उनके लिए और तब के समय पर हर एक इंसान के लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि तब हम अर्थ में ही ट्रेवल करते थे
और हमें उतना ही एक्यूरेट डाटा की जरूरत। लेकिन आज के टाइम पर हमने बहुत ही ज्यादा इवॉल्व किया है और अब हम आउटर स्पेस में भी जाते हैं, जिसके लिए हमें मिशंस करने पड़ते हैं। और अगर हमारे पास ऐसे एक्यूरेट डाटा हुए तो हम काफी अच्छी तरीके से उन मिशंस को कर पाएंगे। इसीलिए एन-बॉडी का सोल्यूशन निकालना आज के टाइम पर जरूरी है। बट अगर हम आइजैक न्यूटन के टाइम की बात करें तो ये चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। एक और प्रॉब्लम है इसी रूल के अंदर, जो कि है ग्रेविटी। बट व्हाई ग्रेविटी इज रॉन्ग हमारे अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, लेकिन अलग टॉपिक पर। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।